नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव नतीजे। गुजरात के विसावदर में आप कड़ी में भाजपा जीती, कड़ी टक्कर में भाजपा जीती। लुधियाना में आप और केरल में कांग्रेस विजयी। बंगाल में टीएमसी आगे। ईरान में 285 और नागरिक पहुंचे भारत। अब तक 1713 भारतीय स्वदेश लौटे, 160 इजरायल से भी निकाले गए। पहलगाम हमले के गिरफ्तार आरोपियों ने एक आतंकी पहचाना। कश्मीर पुलिस ने इसका स्केच फोटो नहीं किया था जारी। कल 2 मददगार हुए थे गिरफ्तार। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी। पाक एजेंटों से जुड़े होने के आरोप। 16 मई को हुई थी गिरफ्तारी। चंडीगढ़ को टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी। 4 जुलाई को आएंगे देश के टॉप टूर ऑपरेटर। परफॉर्मेंस स्कीम को नहीं मिला खास रिस्पॉन्स। सूरत में 7 इंच बारिश, बाढ़ जैसे हालात, स्कूल बंद। राजस्थान एमपी में बारिश का रेड अलर्ट। ओडिशा में 50,000 लोग बाढ़ में प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, दिल्ली की दक्षिणी पूर्वी पुलिस ने अर्श डाला गैंग का हथियार सप्लायर जो है उसको गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कामयाबी में एसटीएफ की टीम ने अर्श डाला गैंग का सक्रिय सदस्य एकमजोत सिंह संधू को गिरफ्तार किया है। वह गिरोह के लिए हथियारों की तस्करी में लिप्त था। उसके कब्जे से 3 अतिरिक्त मैगजीन के साथ 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बरामद पिस्तौल पंजाब में परमजीत सिंह पम्मा भीखी द्वारा चलाए जा रहे गिरोह के सदस्यों को आपूर्ति करने के लिए थी। अर्शदीप अर्श डल्ला गैंग की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी है। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवहन विभाग की बैठक में सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ट्रैफिक ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं सहित बच्चों की सुरक्षा को और अधिक मुकम्मल किया जा सकेगा। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश देते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से दुर्घटनाओं के कारण तलाशने पर भी जोर दिया। अगली खबर अंबाला से है, जहां बाबा अमरनाथ को यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। श्री अमरनाथ शिव शक्ति सेवा मंडल ने आज भंडारा व्यवस्था के लिए सामग्री पहलगाम के लिए रवाना की गई। स्थानीय शाखा द्वारा 1,71,000 रुपये धनराशि सहित भंडारा के लिए एकत्र हुई खाद्य सामग्री को रवाना करने की जानकारी दी। गोविंद सिंह ने बताया कि यह सेवा लगातार दी जा रही है। मैं 34 साल से अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। मैं इस भंडारे से कम 17-18 साल हो गए जुड़ा हूँ अलीगढ़ वालों के साथ। ये तन मन धन से और बंदों की जो बंदे जाते हैं इतनी सेवा करते हैं जी। तो हमने और भंडारों को भी देखा है जितनी सेवा ये करते हैं जी। मैं और भंडारों के साथ भी संपर्क में रहा हूँ और मेंबर भी हूँ दूसरी संस्थाओं का। श्री अमरनाथ शिव शक्ति सेवा मंडल अलीगढ़ का भंडारा निरंतर 17 वर्षों से धूमेल बालटाल में लगता है और हमारे साथ में 30 से 40 लोगों की टीम जाती है और 40 से 45 दिन की सेवा बाबा के भंडारे की हम वहाँ लगाते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पिछले 17 साल से निरंतर अमरनाथ जी पे जो भंडारा रवाना होता है अलीगढ़ से ये आते हैं यात्रा पे। ये बालटाल पर लगभग पिछले 17 साल से लगातार भंडारा लगाते हैं। उनको हम सुबह यहाँ पर नाश्ता पानी और दोपहर को लंच करा के और खाद्य सामग्री दे के और जो धन राशि जो हमारे अम्बाला कैंट से सारे मित्रगण या सहयोगी जितने भी हैं वो देते हैं। 15 साल से तो मैं सेवा कर रहा हूँ भंडारे की। टेंट वगैरह लगाता हूँ, लोहे का वेल्डिंग का जिसका काम है वो मैं ही करता हूँ वहाँ का। और हमारे साथ करीब 30 से 35 बंदे आते हैं हर साल।
सेवा करने के लिए। ये बालटाल पे लगा दी, बालटाल पे लगा दी। पटना से जहां प्रशांत किशोर ने लालू यादव को एक बार फिर राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजद लालू यादव के परिवार की पार्टी है जिसका नेता वो या उनका बेटा ही होगा। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी घेरा लपेटे में लेते हुए कहा कि इनके पिता ने मुंगेर की सभा में कहा था कि मोदी को इसी जमीन में गाड़ देंगे। अब जब भाजपा ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया है तो वे मोदी की चरण वंदना कर रहे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां बीएसएफ जवानों से मिले हैं अमित शाह। गृह व सहकारिता मंत्री ने जवानों से संवाद भी किया। अमित शाह ने बीएसएफ जवानों की जाने हालचाल, गृह मंत्री से मिलकर जवानों के खिले चेहरे। अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के जाने हालचाल, गृह मंत्री से मिलकर जवानों के चेहरे खिले हैं। तो रायपुर से अहम खबर, बीएसएफ जवानों से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जवानों से संवाद किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धमतरी से अगली खबर है, जहां मितानिन प्रशिक्षक के आश्रितों को मुआवजे की मांग की गई। पिछले साल जयंती मंडल की हो गई थी हत्या। कांकेर के दुर्गु कोंडल में हुई थी मितानिन की हत्या। प्रदर्शन पर मितानिनों ने उठाई न्याय की मांग। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई गई है। जयंती मंडल 2004 से मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत थी। उसको वो शाम को फील्ड से वापस आए तो उसको कुछ व्यक्तियों ने उसे पत्थर से कुचलकर उसकी पूरा मौत हो गई है। तो उस मृत आत्मा को न्याय मिले और उसके घर परिवार को मुआवजा मिले, इसलिए हम सभी जिले से अपने दंड एसडीएम कार्यालय में है ना ये आवेदन देने आए हैं। आज जनता दर्शन है तो यही हम लोग लेटर देने के लिए आए हैं एसडीएम साहब। अभी मौत हो गए किसी कारणवश, अज्ञात कारणों से। कोई मतलब जो प्रशिक्षक है जो अपने फील्ड क्षेत्र से कार्य करके वापस आ रहे हैं तो नदी के किनारे उस पर अज्ञात मौत हो गया है पत्थर से कुचलकर। तो उसके लिए निष्पक्ष जांच होना चाहिए पूरा किस कारण से उसका मौत हुआ है इसको, क्योंकि हम महिलाएं हैं जो स्वयं से एक आत्मनिर्भर होकर कार्य कर रहे हैं और 2004 से मितानिन कार्यक्रम से जुड़े हैं और इतने दिनों से अपने फील्ड क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार के कार्य कर रहे हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में उठी नाराजगी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भीतर खाने जबरदस्त असंतोष है। ये बात बड़े नेताओं के दावे से साबित हो जाती है, क्योंकि अंदर खाने में जरूर कुछ न कुछ गंभीर चल रहा है। सचिन पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा राजनीतिकरण करती है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या एयर स्ट्राइक। साथ ही कहा कि देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी में हर कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अवसर ही नहीं, समाधान का मंच भी मिलता है, जो कांग्रेस की कार्य संस्कृति में नहीं दिखाई देता है।
देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस के अंदरूनी मामला है। बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं करता नहीं, दूसरे राजनीतिक दल के जो संगठन के अंदरूनी मामले हैं। फिर भी मेरा ये मानना है कि उनका तो बारंबार आना हो रहा है, लगातार कई बार से आना हो रहा है। और अगर बड़े उनके जो लीडर्स हैं अगर इस तरह की भावना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विषय आया होगा, और ये उनके संगठन का विषय है मूल रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में इन लोग के मतभेद जो है वो इस तरीके से पैदा करके सामने आती है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे रद्द होने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए दावा किया है कि यह साबित हो गया है कि वे तैयारियों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए केंद्रीय मंत्री को अचानक कार्यक्रम में बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का दावा करने से भी वो नहीं चूके। उन्होंने कहा कि तब अमित शाह सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाने से नहीं हिचकिचाए थे। चाक चौबंद व्यवस्था के चलते सुकमा पहुंचना संभव हो सका था, लेकिन अब गृह मंत्री को लगता है कि सुरक्षा में चूक की आशंका के मद्देनजर उन्होंने दौरा रद्द किया है। इसका मतलब तो तैयारी, जबकि हमारे शासनकाल में सुकमा जिले में अंदर में गए थे, जहाँ स्कूल भी चल रहा था वहाँ भी गए थे, जहाँ पीडीएस साफ है वहाँ भी देखने गए थे, अलग अलग आराम से घूमते हुए गए थे। मैं नहीं था उसमें, लेकिन पूरी शासन तंत्र था और हमारी व्यवस्था थी। लेकिन अब ये लगता है कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, उनसे हमेशा ही। अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक अहम सवाल तैर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी ने अपने उस एजेंडे को अब सार्वजनिक कर दिया है जिसे वह भीतर ही भीतर काफ़ी वक्त से साधने में लगी थी? सवाल उठे हैं, संदेह भी गहराए हैं, और इस बार वजह बनी है पार्टी के भीतर हुई एक कार्रवाई। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में अपने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तीनों तगड़ी अगड़ी जातियों से आते हैं। आरोप है कि इन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। वहीं निकाले गए विधायक राकेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे के साथ ही सपा के उप मुख्य सचेतक और आर के वर्मा के साथ ही यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की हम प्रतिक्रिया सुनाते हैं। मैं इस पे इतना केवल कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट करके निकाला है उसकी भी चिट्ठी अभी तक विधानसभा अध्यक्ष जी को नहीं भेजा है। और जब हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की नीतियों का विरोध किया था कि ये वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जो लोहिया जी की समाजवादी पार्टी थी, जो रामायण मेला लगवाने की बात करती थी। लोहिया जी ने रामायण मेला लगवाने की बात की थी, और ये राम के दर्शन पे पाबंदी लगाते हैं। लोहिया जी कहते थे कि राम का ही चरित्र ऐसा है जो सभी वर्ग के लोगों को दिशा दे सकता है और उनके उत्थान के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। और ये रामचरितमानस और रामचरितमानस फड़वाने और जलवाने वाले लोगों को बगल बिठाने का काम आज की समाजवादी पार्टी करती रही। कि निकाल कोई उसी को सकता है जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो। ये जग विदित है कि 18 मई 2024 को भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के गर्मामयी उपस्थिति में हमारी ज्वाइनिंग सभा हुई थी, जिसमें लाखों लोग थे। और ऑफिशियल रूप से हमने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। विगत 1 वर्ष से हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और कार्यकर्ता हैं। हमें हास्यप्रद भी लगता है और आश्चर्य भी होता है कि एक पार्टी इतनी गैर जिम्मेदाराना काम कैसे कर सकती है, एक दूसरे दल के व्यक्ति को अपने दल से कैसे निकाल सकती है। जो आपने पूछा तो उसके लिए तो कोई और भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम लोग तैयार हैं। भारत का 130 करोड़ नागरिक, जिसमें 110 करोड़ से ज़्यादा लोग वो सनातन और हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं, उनकी आस्था है। जिस दल का एक व्यक्ति वो भगवान राम के बारे में, प्रभु राम के बारे में आज शब्दों का इस्तेमाल करे,
और उसके इस्तेमाल के दूसरे दिन उसे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाए, और जब उसके अगले दिन वो रामचरितमानस को लखनऊ की गलियों में जलवाने का काम करे तो उसे विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए। देखिए, आप सभी को ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था और उस समय समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए व्हिप जारी करने का काम किया था और प्रत्येक विधायक को एक विशेष प्रत्याशी को वोट देने के निर्देश जारी किए थे। उन परिस्थितियों में इन विधायकों ने जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए थे, और मनोज पांडे जी तो उस समय समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक थे, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था। इन सभी विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। तो लगता है कि उस समय या तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके जमीर को खरीदने का काम किया था, या इनका जमीर बिक गया था, या कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा डर दिखाने का काम किया था जिससे इनका भारी नुकसान हो सकता था, जिस डर के मारे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इससे लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन हुआ था और समाजवादी पार्टी को इन्हें बहुत पहले निष्कासित कर देना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही समाजवादी पार्टी के द्वारा इन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुने हुए विधायकों का निष्कासन बिल्कुल जायज है। इन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करने का काम किया था। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो किसी को निकाल सकते हैं और किसी को शामिल कर सकते हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन दुख लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो उन्होंने भेदभाव सहित कार्रवाई की है, इस पर जरूर समाज उंगली उठाएगा। मैं भी समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूं, तो मुझे भी यह घटना अप्रिय प्रतीत हुई कि लोकतंत्र में अगर आपको किसी को अपराधी तय करना है तो कम से कम उससे पूछा तो जाता है कि आपने अपराध किया भी है नहीं किया, और अपराध किस श्रेणी में किया है, अपराध किस स्तर का है, क्या इस स्तर का अपराध है जिसमें कितनी सजा दी जा सकती है। सभी न्यायालय भी बिना पक्ष लिए, बिना अपराध सत्यापित हुए सजा नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आज तक नहीं जाना है कि जिन माननीय विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने निकाला है, उन माननीय विधायकों का अपराध क्या था, ये समाज ने नहीं जाना। ये तो तानाशाही पूर्ण रवैया है। आईआईटी कानपुर के 98वां दीक्षांत समारोह सोमवार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आरबीआई के गवर्नर व आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र संजय मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। शोभा यात्रा के साथ दीक्षांत समारोह में उपाधि और मेडल देने का सिलसिला शुरू हुआ। स्नातक करने वाले छात्रों में 269 पीएचडी प्राप्तकर्ता, 29 एमटेक पीएचडी संयुक्त डिग्री 2 और एमडीएस पीएचडी संयुक्त डिग्री 2, एमएस शोध द्वारा पीएचडी के साथ ही 480 एमटेक प्राप्तकर्ता, 874 बीटेक और 204 बीएस प्राप्तकर्ता शामिल थे। समारोह में एमएससी 2 वर्षीय से 194 छात्र, एमबीए से 145, एमडीएस से 20, एमएस शोध द्वारा 83, जबकि पीजीईएक्स और वीएलएफएम से 40, डबल मेजर से 26, दोहरी डिग्री से 93, एमएसपीडी दोहरी डिग्री से 26 और ई मास्टर डिग्री कार्यक्रमों से 361 छात्र शामिल हुए। पहली बार आईआईटी के इतिहास में पीएचडी करने वाले लगभग 300 छात्र छात्राओं को उपाधि से सम्मानित किया गया। ये मेमोरियल गोल्ड सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, और जो कि स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करे उसके लिए। क्या कह रहा है? इसका श्रेय ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, मेरे थीसिस सुपरवाइज़र को देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मास्टर्स कोर्स किया हूँ, तो मेरे थीसिस सुपरवाइज़र को काफ़ी क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का, एंड ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेहनत काफ़ी लगी है क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क था, एंड कोर्स वर्क के बेसिस पे एंड थीसिस टाइम पे कंप्लीट हुई। इस साल डिग्री मिली है तो उसके बेसिस पे मिला है। फ्यूचर का तो यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ मैं मोस्टली ज्वाइन करूँगा। तो
खबर बागपत से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एकता कॉलोनी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां वसीम नाम के एक युवक को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इस पूरी घटना के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस की वर्दी में मौजूद लोग भी पीड़ित को बचाने के बजाय वीडियो बनाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वसीम अचानक एक घर में घुस गया था, जहाँ शादी की तैयारियां की जा रही थी। लोगों ने युवक को पकड़कर तालिबानी सजा दी। पीड़ित के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीओ श्रेष्ठ ठाकुर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानकारी दी। हालांकि लोग पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कल रात की घटना है। ये एकता कॉलोनी बागपत जिले की बागपत कोतवाली के अंतर्गत क्षेत्र आता है। यहाँ रात में सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच में जिसमें एक घर में शादी हो रही थी, उन दो पक्षों में लड़ाई हुई है। जिस पक्ष के साथ मारपीट हुई है उसका ये कहना है कि मेरे भाई जो है वो कुछ दुकान से सामान लाने जा रहा था, बीच में रोक के उसके साथ मारपीट करी गई है। उसकी तहरीर पे जो है थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। खबर कौशाम्बी से है, जहां मझनपुर थाना क्षेत्र के रघवापुर गांव में सोमवार सुबह खूंटा गाड़ने के मामले विवाद में धक्का लगने से गिरकर 63 वर्षीय प्रेमचंद यादव की मौत हो गई है। किसी बात को लेकर पड़ोसी कल्याण सिंह ने कहासुनी होने लगी। इस दौरान प्रेमचंद धक्का लगने से जमीन पर गिर पड़े और सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत चौकी शमशाबाद के ग्राम रघवापुर में आज दिनांक 23/6/2025 को सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि गांव के ही रहने वाले दो व्यक्ति प्रेमचंद, इसके अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति कल्याण यादव और साधु यादव के बीच में एक खलिहान की जमीन को लेकर के आपस में वाद विवाद हुआ। इसी वाद विवाद के दौरान कल्याण यादव और साधु यादव ने प्रेमचंद यादव को धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गए और तत्काल ही बेहोश हो गए मौके पर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रॉपर्टी के विवाद में दिव्यांग युवक की हत्या की सनसनीखेज घटना हुई है। मृतक रमाकांत ने अपनी 16 बीघे में से आधी जमीन मौसेरे भाई की पत्नी को दान दी थी, जिससे नाराज होकर चचेरे भाइयों ने 10 जून को उसे शादी के बहाने गांव बुलाने के बाद हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपा दी। पुलिस ने घटना के 13 दिन बाद सत्येंद्र उर्फ गोलू और जीतू को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस सख्ती से आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मृतक रमाकांत का बुरी तरह क्षत विक्षत शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान के बैनर तले पेंशन भोगी कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि संसद में पारित वित्त विधेयक 2025 पेंशनरों के अधिकारों के खिलाफ और संविधान विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीएस पेंशन नियमों में किए गए संशोधनों से पेंशन लाभ खत्म हो जाएंगे। वरिष्ठ पेंशनर मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में दर्जनों पेंशनर्स के साथ जागेश्वर सिंह, महेंद्र सिंह पटेल आदि लोग मौजूद रहे। नागरिक पेंशन एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य मांग जो राशिकरण है साल के अलावा 11 साल किया जाए एवं वेतन बंदियाँ 65-60 में दी जाएँ तथा जो 8वें वेतन आयोग का उसकी महंगाई भत्ता एवं उनका फिक्सेशन परिणाम किया जाए। अगर इन मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो शासन के नेतृत्व की ओर से हड़ताल और कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ठीक। वरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान की तरफ से जिलाधिकारी महोदय को प्रधानमंत्री भारत सरकार के लिए पेंशन की मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है, जिस पर निम्नलिखित बिंदु है। नंबर 1, जो पेंशन वित्त विधेयक 2025 पास किया गया है उसमें संशोधन किया जाए। पेंशन वेतन वृद्धि 65 साल, 70 साल और 75 साल में दी जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने रविवार को विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने अपने चश्मे से मंत्री को जिले में संचालित गौशालाओं की भले ही सुंदर तस्वीर प्रस्तुत की, लेकिन ग्राउंड जीरो पर एकदम उलट स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यही कारण है कि मंत्री के सामने स्वयं की पीठ थपथपाकर अधिकारी खुशी से फूले नहीं समा रहे, जबकि गौशालाओं में गौवंश दुर्दशा के शिकार दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पशुधन ग्राम
शहरी विकास, राजस्व, पंचायती राज और पुलिस महकमों के अधिकारियों के साथ मंत्री ने समीक्षा बैठक की। कल उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी का यहाँ पर गाजियाबाद में आगमन हुआ, जहाँ एक तरफ जो है रविवार का दिन अवकाश का दिन होता है, लेकिन जो यहाँ के पशुधन मंत्री हैं उनका आगमन हुआ। कुछ चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने यहाँ पर सख्त हिदायत दी अधिकारियों को, और पशुओं को लेकर जो है यहाँ पर सख्त चीज़ें बताई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो है जो गौशाला खुली हुई हैं, गौशाला के अंदर जिस तरीके से देखरेख होती है उन पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरीके से जो है वहाँ जो संचालक हैं उनको किस तरीके की सेवाएं वहाँ जो दी जा रही हैं उसके बारे में बताया गया। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो संचालक हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो दावे सही हैं या वो दावे यहाँ पर धरातल पर आकर फेल हो जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य जितेंद्र है। आचार्य जितेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पे आप ये गौशाला चला रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर किस तरीके की जो है सेवाएं आपको प्राप्त हो रही हैं? क्या उनकी तरफ से कोई धनराशि आपको प्राप्त होती है? कैसा अभी वर्तमान में हमने सहयोगोत्री हेतु किसी विशेष प्रकार का प्रयास नहीं करा है। तो एक बार संज्ञान में मानक के आधार पर हमने पता करा तो उसमें हमारे मानक पूरा हमने सक्रियता नहीं दिखाई, ठीक है, उस कार्य के प्रति सक्रियता नहीं है। तो रही बात दूसरी गायों की सेवा में, तो आप लोगों द्वारा सभी पदार्थ गायों का गुड़ हो गया, और ठंड के समय गुड़ का सेवन कराते हैं, गुड़ की आउटी बना के दी जाती है, भूसा, चारा, खल, रूह अफ़ज़ा इत्यादि का हर्षित गोयल जी के द्वारा सभी गायों का भंडारा करवाया और निरंतर लगभग भी यहाँ पे जो है गौ माता है उसमें नंदी जी भी होंगे, बछिया भी होंगी, कितने हैं? सब मिला करके आपका 73-72 के लपेट में है। और नंदी जो है हम देसी ब्रीड को तैयार कर रहे हैं, और यहीं की प्योर देसी और प्योर गिर नस्ल की आपके पास नंदी है, जिससे आने वाले समय में गौ का जो वंश है, गौवंश को सुदृढ़ किया जाए और सुसज्जित किया जाए, अच्छे पशु उत्पन्न किए जाए। मैं एक बार अपने सहयोगी से ये कहूँगा, एक बार ये पीछे की तरफ जो एक बार वो दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ के जो आचार्य जी हैं इन्होंने जो गौ माता है उनके लिए व्यवस्था कर रखी है, कूलर की व्यवस्था भी कर रखी है और यहाँ पंखे वगैरह भी लगा रखे हैं। इनका कहना था कि जो यहाँ पर गौ माता यहाँ पर आई हुई हैं, जिनकी सेवा यहाँ पे होती है, उस सेवा के लिए सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की जो है आर्थिक स्थिति मतलब नहीं होता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं की तरफ से जो है यहाँ पर जो भी सहयोग होता है उसी से जो है इनकी सेवाएं की जाती है, उसी से इनका चारा, उसी से इनका जो है पालन पोषण किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी, उनके बड़े बड़े दावे जो है यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि धर्मपाल सिंह जी जो है इस पर क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में गुलावटी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम छपरावत में लोग गंभीर जल भराव और बदबू की समस्या से त्रस्त हैं। गांव के तालाब का गंदा पानी न केवल रास्तों में भर गया बल्कि विद्यालय तक इसकी चपेट में आ चुका है। अब इस संकट ने एक विकराल रूप ले लिया है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के छपरावत गाँव की है, जहाँ तालाब का गंदा पानी न केवल नालियों में फैला है बल्कि गाँव की प्राइमरी पाठशाला के प्रांगण तक पहुँच गया है। पूरे को आते हुए इनको तालाब की समस्या आधा तालाब की पानी की वजह से जो है प्रभावित है। यहाँ निकलने में बढ़ने में आपके सामने समस्या दिखाई दे रही है। पानी कितना भरा हुआ है, कम से कम 2 महीने रेगुलर हो चुके हैं। और ये गंदगी ज्यादा है, बच्चे घर में पड़े रहते हैं, परेशान करते हैं, नहीं कहीं आते नहीं जाते और बहुत परेशान। गंदगी ज्यादा, हम भी बहुत परेशान है। बाहर आने जाने से ड्यूटी वाले सब घर में बैठे हैं, वहाँ सब अल्लाह में कम खाने को, जब बच्चे कम ना स्कूल ना जाएंगे, आदमी कमा।
गाजियाबाद पुलिस की स्पेशल टीम व भोजपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक ट्रक से 1 करोड़ रुपए की अधिक कीमत की प्रतिबंधित वर्मा टीक विदेशी लकड़ी बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि लकड़ी की अवैध खेप म्यांमार से लाई जा रही थी, जिसे नेपाल के रास्ते में भारत में प्रवेश कराया गया। खबर देवरिया से हजाकची शराब के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार नामक व्यापक अभियान चलाकर 81 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने किया। जिले की 22 थानों की 63 टीमों ने एक साथ अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ दबिश दी। इस छापेमारी में कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 211 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई, जबकि लगभग 400 लीटर लहन को मौके से नष्ट किया गया है। इसके अलावा एक आरोपी के पास से 25 सीसी बंटी बबली ब्रांड की देसी शराब जब्त की गई है। इस कार्रवाई के तहत कुल 18 अभियोग विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए हैं, जिनमें अवैध शराब कारोबार से जुड़ी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद देवरिया द्वारा समय 3 बजे से 5 बजे तक ऑपरेशन प्रहार के तहत अभियान चलाकर कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु व्यापक स्तर पर चेकिंग की गई। इसमें समस्त थानों द्वारा कुल 63 टीम बनाकर 81 स्थानों पर करते हुए 211 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं कुल 18 व्यक्तियों के विरुद्ध 18 अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की गई है। अगली खबर जनपद इटावा से है, जहां जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ द्वारा 2 लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। ये एक व्यक्ति की चोटी और बाल काटे जा रहे हैं, साथ ही सफ़ेद कुर्ता लाल धोती पहने एक पीड़ित मौके पर मौजूद महिला के पैर छूकर नाक रगड़ते नजर आ रहा है। यही नहीं, भीड़ ने पीड़ितों के हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र भी तोड़ दिए। पुलिस ने तेजी से वायरल हो रही इस वीडियो का संज्ञान लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। चर्चा है कि ब्राह्मणों ने कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार करते हुए अपमानजनक घटना को अंजाम दिया। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अपने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिसके कारण पार्टी की छवि और एकता को नुकसान हुआ था। विधायकों के निष्कासन के बाद विधानसभा के मुख्य सचेतक R.K. वर्मा ने इसे एक स्वागत योग्य फैसला बताया। जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था और उस समय समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए व्हिप जारी करने का काम किया था और प्रत्येक विधायक को एक विशेष प्रत्याशी को वोट देने के निर्देश जारी किए थे। उन परिस्थितियों में इन विधायकों ने, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए थे, और मनोज पांडे जी तो उस समय समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक थे, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था। इन सभी विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। गौतम बुद्ध नगर में इस साल जनवरी से मई के बीच जानवरों के काटने की कुल 74,550 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं में आवारा और पालतू दोनों तरह के जानवर शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर हमले आवारा कुत्तों की ओर से किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 52,714 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है, जबकि पालतू कुत्तों की वजह से 16,474 लोगों को कुत्ते काटने के मामले सामने आए। शेष घटनाओं में 3,833 हमले बंदरों ने किए हैं, जबकि 1,179 बिल्लियों ने किए हैं। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीकम सिंह ने जानवरों के काटने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी की पुष्टि की है। रेबीज के अगर केस की बात करते हैं तो अभी तक हमारे पास जो 5 महीने का डाटा है, उसमें हमारे पास टोटल केस 74,550 हैं।
अभी रेबीज से बचाव के लिए जो हर पीएचसी सीएचसी पे और जिला अस्पताल में वैक्सीन अवेलेबल है, और इसके अलावा जिला अस्पताल पे सीरम भी अवेलेबल है। सीरम जो होता है रेबीज का सीरम, वो बेसिकली क्या होता है कि जो बड़ा वंड होता है उसके सराउंडिंग में लगता है, जो अब जिला अस्पताल में अवेलेबल है। देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर हल्द्वानी से, जहां उपजिलाधिकारी कार्यालय में राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी पेंशनरों का कहना था कि केंद्र सरकार सरकारी पेंशनरों के हित में कुठाराघात करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आज पूरे देश में सभी राज्यों के राज्य स्तर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग है कि सरकार ने जो विधेयक पास करके अपने पास शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं, जिसके आड़ पर वो पेंशनर्स के जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको निरस्त कर सकती है और उनका दुरुपयोग करके हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि पहले भी आपने देखा है कि पेंशनर्स का मेडिकल हम लोगों को रेलवे में तमाम जगह आरक्षण मिलता था और उसमें हमें छूट मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। हमारे जो गोल्डन कार्ड के नाम पर तमाम पैसे वसूली की जा रही है और उसकी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड हमारा स्टेट ऐसा है जिसमें कि दूर दराज में हॉस्पिटल नहीं है। अगली खबर रामनगर से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के बावजूद प्रशासन ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। वहीं रामनगर के एसडीएम प्रमोद कुमार ने विकासखंड कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के मध्यस्थ जितने सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, सामान्य रखे हुए, उसके संबंध में बैठक की गई थी। इसमें हमारे बीच में पुलिस विभाग से भी लोग आए थे और पुलिस उपाधीक्षक एसओ साहब और तहसीलदार और पटवारी वगैरह को बुलाए गए थे सारे। उसके अलावा ब्लॉक से भी हमारे पास अधिकारी थे, वीडियो साहब थे। सभी साथ यहाँ पर चर्चा के उपरांत हम लोगों ने कितने बूथ संवेदनशील हैं और कितनी बूथ अवधि संवेदनशील है उनको फाइनलाइज किया है। हमारे पास टोटल 133 बूथ हैं, उसके सापेक्ष 51 बूथों को हमने अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है और 31 बूथों को हमने संवेदनशील श्रेणी में रखा है तथा इसके अलावा जो बूथ हैं उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है और ताकि हम लोग को इस प्रकार से फोर्स मिल जाएगी ताकि चुनाव में कोई दिक्कत ना हो। खबर गदरपुर से, जहां गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड टारगेट बॉल एसोसिएशन द्वारा महिला पुरुष 12वीं सीनियर नेशनल चैंपियन 2025-26 व चतुर्थी सीनियर मिक्स टारगेट बॉल नेशनल चैंपियन का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि रंगारंग कार्यक्रम के साथ पूर्व खेल मंत्री, गदरपुर विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री विजय मंडल द्वारा टारगेट बॉल नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। यहाँ उत्तराखंड दिनेशपुर में हमारी 12वीं सीनियर और 4th टारगेट बॉल नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 22 राज्यों के लगभग 600 खिलाड़ियों ने सहभागिता की है। जैसे इसमें एपी है, तेलंगाना है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना इत्यादि राज्य यहाँ सहभागिता कर रहे हैं और उत्तराखंड की भी बॉयज और गर्ल्स की टीम यहाँ सहभागिता कर रही है। आज मेंस एंड वुमेन्स चैंपियनशिप टारगेट बॉल का चैंपियनशिप दिनेशपुर में होना और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि छोटे से टाउन में नेशनल इवेंट यहाँ होना और पहले कबड्डी प्रतियोगिता भी हो चुकी है, फुटबॉल की भी हो चुकी है, देश के कोने कोने के बच्चे भी आ चुके हैं। आज इसी तरह में आज हैंडबॉल प्रतियोगिता भी नहीं, आज नेशनल पूरे देश के कई स्टेटों के बच्चे यहाँ आए हैं, बालक बालिका। मैं इसे बात करती। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां नगर निगम क्षेत्र से सटे मालगांव में सोमवार सुबह गुलदार के हमले से गांव में हड़कंप मच गया। गुलदार के गांव में घुसाने के बाद एक गुलदार ने युवक दिनेश पर हमला कर दिया। बेटे को बचाने पहुंचे पिता धन सिंह भी हमले में घायल हो गए। ग्रामीण के शोर से गुलदार भाग निकला। घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को बेस अस्पताल अल्मोड़ा लाया गया, जहां उनका इलाज जारी। डॉक्टरों के अनुसार दोनों के शरीर पर नाखूनों के घाव हैं, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। मेरे गांव में घुस गए थे दो, एक को तो मैंने देखा नहीं, दूसरा मकान में घुस गया, वहाँ से हल्ला गुल्ला हुआ तो जोर से आवाज़ें गई जनता की सबकी। तो हमारे घर के पास में मकान है, मकान में के पीछे गली है, गांव का घर मकान आप लोगों को बताइए।
उसमें बैठ गया वो एक आधा घंटा बैठने तक पब्लिक इकट्ठा हुई तो वो और खूंखार हो गया। तो खूंखार होने के बाद उसने सीधा ही जम किया लड़के के ऊपर। लड़का हाथ में आया, उसका और भी हो रहे और मैं थोड़ा साइड में था। जी हाँ, हम 7 सवा 7 बजे करीब हमारे पास आया वो पेशेंट। 2 पेशेंट हैं, एक दंशी है और दिनेश हैं दोनों। तो ये करीब ये जो करबला है उससे थोड़ी सी दूर पे कोई गांव है, मालगांव है, वहाँ पे इन पे अटैक हुआ। तो वैसे तो हमने एक प्राइमरी मैनेज किया, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा इंजरी नहीं है। एब्रेजन मार्क्स हैं, कुछ हल्का सा लैसेटेड वुंड है। जो लड़का है उसके जो गले पे है वो थोड़ा सा लैसेटेड वुंड है, तो वो एनटी का हमने रेफरेंस करा तो उन्होंने 1-2 सूचर किया है। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, मेयर सौरभ थपलियाल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने एक निशान, एक प्रधान, एक विधान का सपना देखा था जो आज साकार हो चुका है। मुखर्जी जी हमारे विचारों के प्रेरक हैं। इसकी अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। उनके देहांत की रहस्यमय गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन इस देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, इसको लागू करने में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। आज वो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रेरक हैं और मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की देहरादून में पुलिस की सख्ती से कहीं ना कहीं आपको बता दें होने वाले हादसे में कमी देखी गई है। विगत कई माह पहले जिस तरह से हादसों में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन जब से पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू की है, बढ़ाई है, तब से हादसों का ग्राफ घटा है, चाहे वो ओवर स्पीड हो या ड्रिंक एंड ड्राइव हो या फिर रात्रि चेकिंग हो। देखिए, विगत कुछ माह पहले जो है 1-2 बड़े हादसे इंसिडेंट हुए थे, जिसमें देखा गया था कि नंबर ऑफ डेथ्स अचानक से किसी एक एक्सीडेंट में ज़्यादा हो गई थी। 3 से 4 लोग की डेथ हुई और वर्तमान में भी 1-2 जगह बड़े हादसे हुए। बट डेफिनेटली जो चालान की कार्रवाई, उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते थे और जिसमें डेथ्स भी होती थी और घायल भी ज़्यादा होते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए, अभी हमने 5 माह का हर सालों का कंपेयर किया, इस साल का भी कंपेयर किया, तो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम शराब देखते हैं कि शराब पीकर ड्रंकन ड्राइविंग के जो केसेस होते हैं जो मेन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। अभिनव भारत पार्टी ने आपको बता दें देहरादून के जिला कार्यालय में पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। वहीं अभिनव भारत पार्टी की राष्ट्रीय सचिव ममता झा ने बताया कि हमारी पार्टी भारत माता के महान सपूत स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने न्यायालय का धन्यवाद किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले से उन्हें आरक्षण के मामले में सरकार की गलतियां पता थी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आरक्षण प्रक्रिया में कई आपत्तियां थी, जिन्हें लेकर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कांग्रेस का मानना है कि अब ये मुद्दा जनता के सामने आ गया है। देखिए, कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। हाई कोर्ट ने जो बातें हम लोग उठा रहे थे लगातार, रोस्टर जीरो करने से लेके 2-2 पत्र, मतलब एक 9 तारीख को पत्र लिखा गया है, फिर एक 11 तारीख की डेट में आया जो 15 तारीख को जिलों में पहुंचा, उसको लेके हम लोगों के ऑब्जेक्शंस थे, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं उसके लिए कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमारी आपत्तियां, जो पंचायत राज से जुड़े हुए जो हमारे उत्तराखंड के साथियों ने जो आपत्तियां लगाई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश किया है, स्टे किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि काशी की पुण्य धारा पर अपना गौरवपूर्ण और सुखद अनुभव है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और राज्य व क्षेत्रीय हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के आपसी सहयोग, विकास और प्रशासनिक समन्वय पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल के नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए कंडोलिया ठाकुर मंदिर और क्यू कालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों से गर्मजोशी से इस दौरान अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जिलाधिकारी भदौरिया ने पत्रकारों से बातचीत में जनपद के समग्र विकास, शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासन में पारदर्शिता और जन समस्याओं के त्वरित समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में ठोस कार्य योजना के साथ प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गुलदार की बढ़ती घटनाओं को लेकर उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और वन विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। पौड़ी बहुत ही फैला हुआ जनपद और बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लास्ट माइल डिलीवरी उसकी हम इंश्योर कर सकें, और साथ ही जो हेल्थ एजुकेशन है, हमारे फील्ड्स हैं, और साथ में जो हमारी स्वरोजगार को पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हमारा प्रयास रहेगा। और इसके साथ ही जो लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार इन सब के मामले के प्रति हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी इमीडिएटली क्योंकि पंचस्थानीय चुनाव के ऑलरेडी आचार संहिता भी जारी हो रखी है, तो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उन सभी पंचायत इलेक्शंस को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। अगली खबर देहरादून से, जहां नदी नालों के किनारे बनी अवैध बस्तियों को हटाने के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसके कारण कई बस्तियां प्रभावित होंगी। सरकार ने इन बस्तियों के लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था का भरोसा दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और बस्ती बचाओ अभियान शुरू किया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विकास में रुकावट डाल रही है और उनका अभियान सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए। क्योंकि आदेश कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक नौटंकी है और उनको न तो विकास से कोई लेना देना है और हमेशा वो विकास का विरोध करती रहती है। उन्हें न उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना है और न ही बस्ती वालों से उनका लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकियां कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी भी बस्ती बचाओ का जो अभियान जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी वो कभी नहीं रहे। वो सिर्फ अगर कर सकते हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो सिर्फ रोहिंग्याओं को बचाने के लिए अभियान चला सकते हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी रेस में मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि अब नई पीढ़ी को उनकी जीवनी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी, ताकि देश के इतिहास में इमरजेंसी जैसे दौर को समझा जा सके। भाजपा पूरे देश में इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र के वीसी थे। 33 साल में वो वाइस चांसलर बन गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी। हरिद्वार कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने जमीन, पेंशन और राजस्व से जुड़ी कुल 47 शिकायतें दर्ज कराई। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने फरियादियों की बात सुनी और कई मामलों में मौके पर ही समाधान शुरू कर दिया। अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी कि सभी शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
आज हरिद्वार ज़िले में 47 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः जो हैं वो ज़मीन से रिलेटेड, व्यक्ति की पैमाइश से रिलेटेड, सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जे से रिलेटेड, उसके अलावा पानी को, रोड को, बिजली को लेके समस्याएं हैं। इसमें तत्काल जो है सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो जनता की शिकायतों का निराकरण करें और समय के अंतर्गत करें। और कुछ जो शिकायतें हैं जो आज तत्काल भी सुलझाई गई हैं, उसके अलावा जब नेक्स्ट मंडे को जब हमारी जनसुनवाई होगी तो उसमें हम लोग फॉलो भी करेंगे किस विभाग ने क्या कार्रवाई की है पिछली शिकायतों को लेकर। सुनवाई में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ, मगर अगर कभी कभी आती है जो शिकायत, उसमें आपने देखा होगा उस अधिकारी के ऊपर कड़ी से कड़ी उनको चेतावनी भी जारी की जाती है और फिर भी अगर सुधार नहीं आता है तो कार्रवाई हेतु भी लिखा जाता है। रुद्रपुर के गंगापुर रोड पर आम के बाग में एक युवक का शव फांसी पर लटका मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने युवक को पेड़ पर फांसी से युवक को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की शिनाख्त गंगापुर रोड वार्ड नंबर 1 फुलसुंगी निवासी 26 वर्षीय अभिषेक पुत्र स्वर्गीय चंद्रभान अरोड़ा के रूप में की गई है। मामले की जानकारी मिलते ही उसके परिजन भी मौके पर पहुंचे, जिससे उन घटना की जानकारी पर उनमें कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक मृतक अभिषेक श्याम टाकीज रोड स्थित रेडीमेड की दुकान पर काम करता था। मामले की सूचना पर ट्रांजिट कैंप थाना अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने पुलिसकर्मियों व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर युवक को फंदे से नीचे उतारकर जांच शुरू कर दी है। ये घटना आज सुबह की है। डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी ट्रांजिट कैंप थाने में, जिसमें यह बताया गया था कि पेड़ से एक बॉडी लटकी हुई है। सूचना प्राप्त होते ही थाने से और मैं स्वयं खुद मौके पर गए थे। वहां जाकर देखा तो एक व्यक्ति जिसका नाम है अभिषेक अरोड़ा, जो स्थानीय निवासी थे, उनको उसकी बॉडी जो है पेड़ से लटकी हुई थी। प्रथम दृष्टया ये मामला जो है आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है और मौके से कोई ऐसा गवाह या कोई भी ऐसा एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें संदिग्ध प्राप्त कोई बातें हों। बॉडी को जो है पंचायतनामा मौके पर कराया गया था और पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर गई थी और उसके द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की की डिफेंस कॉलोनी में चोरों ने एक बार फिर बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित पूनम अपने बच्चों के साथ गांव गई थी, जबकि पति तमिलनाडु में रेलवे सुरक्षा बल में तैनात है। 22 जून की सुबह 2 नकाबपोश चोरों की बाइक से आने और ताले तोड़ने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ये एक हफ्ते में डिफेंस कॉलोनी में दूसरी और क्षेत्र में तीसरी चोरी है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन लगातार वारदातों से लोगों में दहशत और पुलिस पर गुस्सा है। जो आप बता रहे हैं कि अभी इंस्पेक्टर को मैंने बताया है, इंस्पेक्टर रुड़की को, तो एक बार वो चेक करके सारा घटनाक्रम देखेंगे। उसके बाद फिर स्पष्ट मैं आपको बताने की स्थिति में रहूँगा कि क्या घटनाक्रम हुआ और क्या चोरी हुई। लक्सर की खानपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत प्रहलादपुर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महिपाल सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक अहम फैसला लिया गया है। ग्रामीणों की सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब गांव में लड़की की शादी के मढ़े की रस्म के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मढ़े की दावत में केवल परंपरागत दाल चावल और बूरा परोसे जाएंगे। इस फैसले के पीछे जहां सामाजिक शांति और स्वास्थ्य की चिंता, वहीं पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने की सोच भी है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि डीजे से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को परेशानी होती है। साथ ही ये कई बार विवाद का कारण भी बन जाता है। नकली मावे से बनी मिठाइयों से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। गांव के पूर्व प्रधान, बुजुर्गों और ग्रामीणों ने इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक पहल बताया है। हमने अपने गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों को सलाह ली और बैठे और ये तय पाया कि जो हमारे समाज में पहले से हमारे बुजुर्ग जो खाना चलाते आ रहे थे, ज़्यादातर हमारे यहाँ से घेवरे का खाना सबसे बेस्ट माना जाता था। बड़ी दावत घेवरे की होती थी। उसी को हम दोबारा प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं, जिससे कि जो दाल चावल का स्वाद है, वो जो आज खाना बनाया जा रहा है इसमें महंगा भी है और नकली सामान ज़्यादा लगता है। इसलिए हमने एक समाज में थोड़ा सुधार भी होगा
लोग जो बीमार हो रहे हैं उन्हें फ़ायदा होगा और अपनी बुजुर्गों की परंपरा को भी आगे लाना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में जेल से छूटने के बाद सड़क पर हुड़दंग करने के आरोपी की तलाश में पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश दी है। वहीं आरोपी अनीस पकड़ में अभी तक नहीं आया। पुलिस ने उसके भाई को हिरासत में लेने के साथ 3 गाड़ियों को भी सीज किया है, जिसमें एक विधायक प्रतिनिधि नेम प्लेट लिखी गाड़ी भी शामिल है। आपको बता दें कि 13 महीने पहले सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने कान्हापुर निवासी अनीस को जमीन धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 2 दिन पहले जब वह जेल से रिहा हुआ तो समर्थकों ने जमकर हुड़दंग मचाया और गाड़ियों में हूटर बजाने के साथ आतिशबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अनीस समेत दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कथित मुख्य आरोपी के घर पर कोतवाली गंग नहर पुलिस द्वारा दबिश दी गई है। जमानत पर छूटे अनीस के घर पर मौजूद न होने पर पुलिस द्वारा उसके भाई जावेद को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के साथ ही वायरल वीडियो में दिख रही एक स्कॉर्पियो और 2 बोलेरो गाड़ियों को भी कोतवाली गंग नहर में लाकर सीज किया है। 3 दिन पहले का जो घटनाक्रम है, एक आरोपी जो जेल से बेल आउट हुआ, बाहर आने पर एक जश्न का माहौल, जिससे लोक व्यवस्था में बाधाएं पहुंची, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि अनावश्यक रूप से रोड में भीड़ हुई और कुछ यातायात के नियमों की अवहेलना हुई। तो इसमें गंगनहर थाने ने संज्ञान लिया। जैसे हमारे संज्ञान में बातें आई थी तो उसमें उचित धाराओं पर FIR दर्ज कर दी गई है। ऑपरेशन लगाम के तहत वो गाड़ियां जिनमें हूटर बज रहे थे उनका चिन्हीकरण करके उन पे खिलाफ कार्रवाई और सीज की कार्रवाई की जाए। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां उप जिलाधिकारी कार्यालय में राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी पेंशनरों का कहना था कि केंद्र सरकार सरकारी पेंशनरों के हित में कुठाराघात करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आज पूरे देश में सभी राज्यों के राज्य स्तर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सदन में जो संशोधन लेकर आई है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें 8वें वेतनमान या आने वाले भविष्य में राज्य सरकार के पेंशनरों का हित प्रभावित हो सकता है। मांग है कि सरकार ने जो विधेयक पास करके अपने पास शक्तियां अर्जित कर ली हैं, जिसके आड़ पर वो पेंशनर्स के जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको निरस्त कर सकती है और उनका दुरुपयोग करके हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि पहले भी आपने देखा है कि पेंशनर्स का मेडिकल, हम लोगों को रेलवे में तमाम जगह आरक्षण मिलता था और उसमें हमें छूट मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। हमारे जो गोल्डन कार्ड के नाम पर तमाम पैसे वसूली की जा रही है और उसकी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड हमारा स्टेट ऐसा है जिसमें कि दूर दराज में हॉस्पिटल नहीं है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।